हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द नो योर यूनिवर्स। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नो योर यूनिवर्स के अंदर हम अपने अलग अलग मार्वल कॉमिक्स की चीज़ों के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, आर्टिफैक्ट्स के ऊपर, कॉस्मिक एंटिटीज के ऊपर, मैजिक के ऊपर, इस तरह की दूसरी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोकी टीवी सीरीज बहुत ही ज़्यादा हाइप में जा रही है और उसके बाद सबके दिमाग में जो है कैंग द कॉन्करर को लेके बहुत से सवालात हैं, क्योंकि जितने भी ब्रेकडाउन्स बनते हैं उस सब में आपने इसका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। लेकिन कैंग द कॉन्करर जितना ज़्यादा सुनने में आपको आसान लगता है और आप समझ रहे हैं कि ये लोकी के अंदर ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, तो ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उसको किसी भी तरीके से आसानी से समझाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी यूट्यूबर या एक कॉमिक बुक रीडर के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर नो योर यूनिवर्स की मैं आपके साथ कैंग द कॉन्करर के हवाले से जितनी भी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका जो ओरिजिन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको जितना ज़्यादा सिंपल रख सकूं उतना सिंपल रखूं और जो इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है इसको समझने के लिए सिर्फ वही दूं। अगर मैंने कैंग द कॉन्करर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी तो आप कभी भी इस कैरेक्टर को नहीं समझ पाएंगे और आपका दिमाग खराब होकर आप इस वीडियो को बीच में ही बंद कर देंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के कॉमिक बुक कैरेक्टर्स और चीज़ों के अंदर आपका काफी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के ऊपर नो योर यूनिवर्स जो है एक अलग से सीरीज हमने बनाई है जिसके अंदर हम इसी तरह की चीज़ों के ऊपर डिटेल में जो है डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले कैंग द कॉन्करर के कॉमिक बुक रीजन की बात करेंगे, उसके कुछ मेन स्टोरी आर्क्स की बात करेंगे, उसकी पावर्स की बात करेंगे और इन दी एंड हम बात करेंगे कि एमसीयू में उसका किस तरह का रोल हो सकता है और किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये हमारी वीडियो आज की काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, जिस तरह मोस्ट ऑफ द वीडियोस हमारी होती ही है नो योर यूनिवर्स की। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए फौरन से अपनी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंग द कॉन्करर, जिसका असली नाम है नथानियल रिचर्ड्स, लेकिन ये कैरेक्टर जो है कॉमिक्स के अंदर बहुत ही अलग अलग अवतारों से जानता है। ये टाइमलाइन के अंदर अपने अलग अलग रूप बना चुका है, जिसमें से आयरन लैड, रामाटट, विक्टर टाइमली, सिल्वर सेंचुरियन और इमोर्टस जैसे लोग शामिल हैं। और मजे की बात ये कि ये सारे के सारे लोग एक अलग ही पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन ये कैंग द कॉन्करर के ही अलग अलग ऑल्टरनेट वर्जन्स हैं, तो इनके ऊपर हम आगे चल के भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसी के साथ बात करें कैंग द कॉन्करर के हवाले से तो इसको सबसे पहले जो है जैक कर्बी और स्टैनली सर ने मिलके क्रिएट करा था। और आप जानते हैं कि जब जैक कर्बी और स्टैनली सर मिलके कोई चीज क्रिएट करें तो वो किसी धमाके से कम तो होती नहीं है। और कैंग द कॉन्करर की अगर फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो सबसे पहली बार हमें रामाटट के रूप में दिखा था फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 19 के अंदर, अक्टूबर 1963 के अंदर। लेकिन अगर हम उसके कैंग द कॉन्करर वाले रूप की बात करें तो वो सबसे पहली बार हमारे पास एवेंजर्स नंबर 8 सितंबर 1964 के अंदर आया था। तो चलिए हम इसी के साथ जो है अपने कैंग द कॉन्करर के ओरिजिन के ऊपर नजर डालते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। तो जब कैंग द कॉन्करर नहीं बना था तो उससे पहले नथानियल रिचर्ड्स के नाम से जाना जाता था, जो कि 31st सेंचुरी के अंदर पैदा हुआ था। और ये हमारी मेन अर्थ पे से यानी कि अर्थ 616 पे से नहीं बल्कि ये बिलोंग करता है अर्थ 6311 से। और यहाँ पे अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दरअसल बताया ये जाता है कि नथानियल रिचर्ड्स जो है वो दरअसल किसी और का नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर के जो रीड रिचर्ड्स हैं उन्हीं का कोई डिसेंडेंट है, मतलब उन्हीं की नस्लों में से कोई एक है। लेकिन इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन है अभी भी, और कभी कभार ये भी माना जाता है कि नथानियल रिचर्ड जो है वो रीड रिचर्ड के अलावा डॉक्टर वॉन डूम की भी डिसेंडेंट में से हो सकता है। लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा अभी तक कोई कंफर्मेशन दी नहीं गई है और ज्यादातर लोग इसी बात को मानते हैं कि रीड रिचर्ड के ही डिसेंडेंट में से नथानियल रिचर्ड्स है और हैंस इसलिए उसका नाम भी इतना ज्यादा मिलता है। तो नथानियल रिचर्ड जो था दरअसल वो 31st सेंचुरी के अंदर था और उसको हिस्ट्री से और अपने टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसने अपने इसी इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता रहा और उसने जो है अपने सारे के सारे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लिया और उसने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेस शिप को जो है जिसके जरिए वो टाइम ट्रैवल कर रहा था उसको एक स्पिनिक्स के शेप में बनाया। और ये वही शेप है जो कि एंशिएंट इजिप्ट के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर पाया जाता है। और रिचर्ड जो है बेसिकली उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पेसशिप के साथ वो एंशिएंट इजिप्ट में चले गया। अब जैसा कि वो फ्यूचर से आया था तो उसको पता था कि इजिप्ट जो है पास्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर और ये एक बहुत ही पावरफुल जगह मानी जाती थी। तो उसी तरह यहाँ पे जो है एंशिएंट इजिप्ट के अंदर नथानियल रिचर्ड्स आता है और वो यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहता है कि वो एक तरह का गॉड है और वो बहुत पावरफुल बीइंग है। और यहाँ पे वो जो एक फारा का रोल जो है अपने अंदर एज्यूम कर लेता है और अपने आप को कहलवाता है द रामाटट। तो रामाटट का बेसिकली कैरेक्टर जो है ये इस तरह से बना नथानियल रिचर्ड्स है और यही सबसे पहली बार हमें जो है फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 19 के अंदर दिखा था। और इसी तरह हमें पता चला था कि यहाँ पे रामाटट ने इस टाइमलाइन को इस वजह से भी चूज करा था क्योंकि वो जानता था कि इस टाइम पीरियड के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट की पैदाइश होने वाली है जो कि इन सबह नूर है यानी कि एपोकलिप्स। तो रामाटट इस एरा के अंदर इसीलिए भी आया था ताकि वो इन सबा नूर को उसके बचपन में ही
उसके कान में अपनी बातें भरना शुरू कर दे और वो फ्यूचर में जाके उसको अपने काबू में कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से उसने प्लान करा था ये सक्सेसफुल ना हो सका, क्योंकि फैंटास्टिक फोर जो कि टाइम डिस्प्लेस्ड होकर इसी एरा के अंदर चले गए थे अपने एक मिशन के खराब होने की वजह से, उन लोगों ने इस बात का पता लगा लिया था कि रामा टट जो है वो दरअसल यहाँ का है नहीं, बल्कि वो फ्यूचर से आके यहाँ पे रूल करने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी की पूरी टाइमलाइन बदल सकता है। तो इसीलिए फैंटास्टिक फोर ने उसको यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हराया और उसके सारे प्लान्स को रोक के उसको वापसी भेज दिया। तो जैसे ही रामा टट यहाँ से हारा तो वो अपनी उसी स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हुए वापसी अपनी 31st सेंचुरी के अंदर जा रहा था। लेकिन जब ये वापसी लौट के जा रहा था तो उसके स्पेसशिप के अंदर कुछ एरर्स आ गए और वो सक्सेसफुल ना हो सका। लेकिन जब यहाँ से हमने देखा कि जब उसकी मशीन फेल हो गई एक टाइम स्टॉर्म के कारण, तो वो जो है 20th सेंचुरी के अंदर ट्रेवल कर आ गया, मतलब जो हमारी प्रेजेंट की टाइमलाइन है, और वो यहाँ पे आके डॉक्टर डूम से मिलता है। और इन्हीं सब के बीच में जब उसकी डॉक्टर डूम से जबरदस्त किस्म की कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो वहाँ पे ये दोनों एक बात को मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद रामा टट यानी कि नैथानियल रिचर्ड जो है वो विक्टर वॉन डूम की नस्ल में से ही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद फ्यूचर का वॉन डूम ही है। और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रामा टट और डूम की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और यहाँ पे उसको डूम के आर्मर का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसी तरह डूम उसको अपने जैसे एक आर्मर बना के देता है और वो उस आर्मर को लेते हुए एक अपना नया जो है अवतार लेता है जिसको द स्कारलेट सेंचुरियन के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह कैंग द कॉन्करर ने अपने उस वाले रूप का इस्तेमाल करके एवेंजर्स के खिलाफ उनसे जो है काफी बार लड़ने की कोशिश करी है और एक ऑल्टरनेट अर्थ से एवेंजर्स की टीम को लेकर आया था ताकि वो एवेंजर्स से आपस में भिड़वा सके। लेकिन वो एवेंजर्स से जितनी बार भी उसने भिड़ने की कोशिश करी अपने किसी भी रूप के अंदर वो हमेशा ज्यादातर फेल ही हुआ है। लेकिन जब सिल्वर सेंचुरियन अपने इस वाले मिशन के अंदर भी फेल हो गया एवेंजर्स को हराने के अंदर, तो वो जो है दोबारा 31st सेंचुरी के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसकी मशीन कुछ ज्यादा ही ओवरशूट कर जाती है और तकरीबन 1000 साल वो आगे चले जाता है, यानी 14th सेंचुरी के अंदर। मतलब ये इसकी मशीन है या टीन का डब्बा, ये समझ में नहीं आ रहा है, जो कि सही तरीके से टाइम ट्रेवल भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने जब उस अर्थ को देखा जो कि फ्यूचर की अर्थ थी, उसने देखा कि ये अर्थ बर्बाद हो रही है और यहाँ पे हर तरफ जंग वगैरह चल रही है। लेकिन वहाँ पे जो उस वक्त वेपन इस्तेमाल किए जा रहे थे उन जंग के अंदर, वो काफी ज्यादा पुराने एरा के वेपन्स थे जिनको उस टाइम के लोग चला नहीं पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन जब नैथानियल वहाँ पे पहुंचा तो वो इन वेपन्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और उसने वहाँ पे एक तरह की अपनी आर्मी खड़ी करी और उसके साथ साथ देखते ही देखते उसने पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ को कॉन्क्योर कर लिया और उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ती गई इन सारी की सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से कि वहाँ पे सिर्फ उसने अर्थ को नहीं बल्कि अपने जो है डोमेन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना शुरू करा और वो अलग अलग गैलेक्सी को जो है कॉन्क्योर करने के लिए निकल गया, जहाँ पे उसने शियार, ब्रूड और इस तरह के दूसरी जो एम्पायर्स हैं उन तक को कॉन्क्योर कर लिया। और उसके बाद से ही नैथानियल रिचर्ड्स कहलाने लगा कैंग द कॉन्करर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो है कैंग द कॉन्करर का ओरिजिन इस तरह से आता है। मतलब कैंग द कॉन्करर शुरू से कैंग द कॉन्करर नहीं था, वो पहले नैथानियल रिचर्ड्स था, फिर उसके बाद वो फौरा रामा टट बना, फिर उसके बाद वो स्कारलेट सेंचुरियन बना और उसके बाद फिर जाके वो एंड में जो है कैंग द कॉन्करर बना। अब इसके बाद से इसकी स्टोरी के ऊपर हम नजर नहीं डालेंगे, बल्कि मैं आपको उसके हवाले से कुछ मेन स्टोरीज बताते रहूंगा जहां जहां इसके मेन अपीयरेंसेस वगैरह हुए हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है पूरी की पूरी अर्थ को कॉन्क्योर कर लिया था और एक तरह का वो कैंग द कॉन्करर बन चुका था। लेकिन वो इस बात को जानता था कि इस वक्त वो जिस एरा के अंदर है वो वर्ल्ड बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो इसीलिए उसने सोचा कि वो कहीं अर्ली एजेस के अंदर जाके दोबारा से अर्थ को कॉन्क्योर करेगा जब अर्थ बहुत ज्यादा फर्टाइल रहे। और इसी तरह बेसिकली हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम जो है कैंग द कॉन्करर जब एवेंजर्स के सामने आता है तो वो ठीक इसी स्टोरी के बाद आता है, यानी कि जब वो कैंग द कॉन्करर बन जाता है और वो इस बात का फैसला करता है कि वो एक फर्टाइल अर्थ यानी कि जवान अर्थ को जो है कॉन्क्योर करेगा। और इसी तरह उसका काफी बार यहाँ पे एवेंजर्स से मुकाबला हुआ है और हर बार एवेंजर्स ने उसको हरा ही दिया है। लेकिन इन सब के बीच हमें दरअसल ये बात यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी कॉमिक्स के अंदर कि जब जब जो है कैंग टाइम ट्रैवल करता है, टाइम जंप करता है, तो वो अपना एक ऑल्टरनेट वर्जन क्रिएट करके एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देता है। टाइम ट्रैवल खुद ही जो है एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है और एक कैरेक्टर जो कि टाइम के ऊपर ही बेस्ड करता है तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हमें कैंग द कॉन्करर के टाइम ट्रैवल को समझना है तो उससे पहले हमें टाइम ट्रैवल को समझने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको जो है बेसिक 3 टाइम ट्रैवल्स की टाइप्स बता देता हूँ जो कि कॉमन टाइप्स है हमारी साइंस फिक्शन मूवीज और कॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइम ट्रैवल होता है वो डायनामिक टाइम ट्रैवल होता है। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। ये एक तरह का इस तरह का टाइम ट्रैवल है जो कि हमने बैक टू द फ्यूचर और इस तरह की दूसरी मूवीज के अंदर देखा है, जिसमें आप पीछे पास्ट के अंदर जाके ट्रैवल करते हैं और अगर आप किसी चीज़ को चेंज कर दें तो आपका फ्यूचर जो है यानी आपका प्रेजेंट वो चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पास में ट्रैवल करते हैं और मारिया स्टार्क और हावर्ड स्टार्क को जो है जाके मार देते हैं और इस तरह जब वो मर जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर कभी टोनी स्टार्क पैदा नहीं होगा और जब फ्यूचर के अंदर कभी टोनी स्टार्क पैदा नहीं होगा तो वो कभी आयरन मैन भी नहीं बनेगा। तो मतलब इसका ये है कि अगर आप पास में आके कोई छोटी सी भी चेंजेस करते हैं तो इससे प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट हो सकता है जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो होता है फिक्स टाइम ट्रेवल या फिक्स टाइमलाइन भी इसको कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर होता है ये कि अगर आप पास्ट के अंदर जाके किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका प्रेजेंट बदल जाए तो वो कभी नहीं बदलेगा। मतलब ये आपकी डेस्टिनी जो है लिख दी गई है, कभी भी आप उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने पास्ट के अंदर जाके जो है हॉवर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क को मार दिया हो, लेकिन हो सकता है कि अब जो है फ्यूचर के अंदर टोनी स्टार्क वो हॉवर्ड या मारिया स्टार्क से पैदा ना हो बल्कि उसके पेरेंट्स कोई और हों, लेकिन वो फ्यूचर में जाके आयरन मैन जरूर बनेगा। जो इसके बाद हमारे पास आखिरी जो है टाइम ट्रेवल की फॉर्म होती है वो ऑल्टरनेट टाइमलाइंस या ऑल्टरनेट टाइम ट्रेवल कहलाता है। तो बेसिकली इसको समझना बहुत ही आसान है, जिसके ऊपर मैं एक पूरी कवर वीडियो कर चुका हूँ अपनी मल्टीवर्स वाली एपिसोड के अंदर, नो यूनिवर्स के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांच थ्योरी एग्जिस्ट करती है। मतलब जब भी आप जो है कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो ये करना है या तो ये नहीं करना है। तो आप हमेशा कोई भी एक डिसीजन लेते हैं और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं जाने का फैसला कर लिया और आप वहां आगे बढ़ गए हैं, तो उसी तरह उसी पॉइंट के ऊपर आपका एक और वर्जन होगा जिसने वहां पे जाने का फैसला नहीं किया होगा और वो वहां पे नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसके पूरे के पूरे कोर्स ऑफ एक्शन फ्यूचर का वो चेंज हो गया होगा। तो हेंस यहाँ पे एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बन गई, यानी कि एक ऐसी यूनिवर्स जहाँ पे आप उस जगह पे चले गए हैं और उसके बाद के सारे इवेंट हुए हैं, और एक ऐसी यूनिवर्स जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़े हैं और वहाँ के इवेंट्स बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। तो इसी तरह आप जब टाइम ट्रेवल करके पीछे गए टोनी स्टार्क को मारने के लिए, तो आपने टोनी स्टार्क को मार दिया, लेकिन इससे यहाँ पे ऑल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट हो गई हैं, यानी कि यहाँ पे दो यूनिवर्सेस बन गई हैं, जिसमें एक के अंदर उसके माँ बाप मर जाएंगे और टोनी स्टार्क पैदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक टाइमलाइन ऐसी होगी जिसमें वहाँ पे उसके माँ बाप नहीं मरे होंगे और वहाँ पे टोनी स्टार्क पैदा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे टाइम ट्रेवल समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने बहुत ही आसान करके आपको समझाया है। अब मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है तीनों तरह के टाइम ट्रेवल कॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये राइटर के ऊपर होता है कि वो कौन से टाइम ट्रेवल थ्योरी को जो है इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर लगा के हमें समझाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कैंग द कॉन्करर जिस टाइम ट्रेवल को करता है वो दरअसल वो ऑल्टरनेट रियलिटीज वाला टाइम ट्रेवल है, यानी कि जब भी कैंग द कॉन्करर जो है एक फ्यूचर में या पास्ट में जाने की कोशिश करता है टाइम जंप करते हुए, तो उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन जो है वो उसी टाइमलाइन के अंदर मौजूद भी होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जब भी वो टाइम जंप करता है तो एक और जो है नया कैंग द कॉन्करर बन जाता है, और इस तरह बहुत ज्यादा कैंग द कॉन्करर इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर बन चुके हैं। तो ये सारे के सारे कैंग द कॉन्करर बेसिकली हमारे सामने आते हैं द काउंसिल ऑफ कैंग्स के अंदर, जो कि एक बहुत ज्यादा ऑसम स्टोरी लाइन है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा यानी कि कैंग प्राइम जो होता है वो इस बारे में जानता है कि वो यूनिवर्स के अंदर अकेला नहीं है, और बल्कि जब भी वो हर बार यहाँ पे टाइम जंप करता है तो उसके जरिए एक नया कैंग द कॉन्करर बना देता है। तो इसी सब के बाद हमारे पास जो है कैंग द कॉन्करर की एक और फॉर्म आती है जो कि इमोर्टस है। तो अब इमोर्टस के बारे में मैं आपको शॉर्ट करके यही बताना चाहूंगा कि इमोर्टस दरअसल कैंग द कॉन्करर की फाइनल फॉर्म है, यानी कि जब एंड ऑफ द टाइम हो जाएगा, जब सारी की सारी ये मल्टीवर्स ये दुनिया खत्म होने वाली होगी, तो जो कैंग द कॉन्करर उस वक्त वहां पे मौजूद होगा वो इमोर्टस होगा। यानी कि ये वो कैंग द कॉन्करर जिसने टाइम के ऊपर कंप्लीट मास्टरी कर ली है, जिसने पूरी की पूरी यूनिवर्स को कॉन्क्योर कर लिया है। मतलब एक तरह से ये पूरे के पूरे टाइम इन स्पेस को जो है कॉन्क्योर कर चुका है, और एक तरह का ये सुप्रीम बीइंग है एंड ऑफ द टाइम के अंदर, और कैंग द कॉन्करर को फ्यूचर में जाके ये इसके जैसा बनना ही है। तो बेसिकली इमोर्टस जो है वो हमेशा से जो है कैंग द कॉन्करर के यानी अपनी पास्ट वाली फॉर्म के ऊपर नजर रखता है, और वो इन सारे के सारे जो है बातों को मेक श्योर करता है कि कैंग द कॉन्करर उन सारे के सारे पास्ट को फॉलो करे, जिसके जरिए वो आगे जाके इमोर्टस बनेगा। तो इसी की तरह मैंने जैसे क्या आपको ओरिजिन स्टोरी के अंदर बताया था कि जब वहाँ पे जो है कैंग द कॉन्करर अपने जो है फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पेसशिप खराब होती है और वो यहाँ पे दूसरी टाइमलाइन के अंदर आके फंस जाता है। तो वो दरअसल उसकी स्पेसशिप दरअसल खराब नहीं हुई थी, बल्कि वो इमोर्टस ही था जो कि फ्यूचर से इन सारी के सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहा था, उसके रास्ते में वो सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स ला रहा था ताकि वो सेम उसी पाथ को फॉलो कर सके, जिसके जरिए वो फ्यूचर में आके इमोर्टस बनेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये टाइम ट्रैवल चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन हमें बाद में इस स्टोरी लाइन को भी रेडकॉन इस तरह से किया गया कि यहाँ पे एवेंजर्स फॉरएवर नाम की एक स्टोरी लाइन थी, जिसके अंदर हमने देखा कि कैंग द कॉन्करर जो है इमोर्टस के साथ मिलके अपने सारे के सारे दूसरे ऑल्टरनेट वर्जन्स को मार देता है, और आखिर में सिर्फ 3 जो है कैंग द कॉन्करर रह जाते हैं, जिसमें से ग्रामाटर्ड, कैंग द कॉन्करर और इमोर्टस रह जाता है। ये एवेंजर्स फॉरएवर की स्टोरी ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसको बेसिकली बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पे कैंग द कॉन्करर के जो इतने ज़्यादा वर्जन्स हो चुके हैं, जो इतनी रियलिटीज़ बन चुकी है, उनको ख़त्म किया जाए, उनको कम से कम किया जाए, ताकि हम लोग अपने एक ही कैंग द कॉन्करर के ऊपर फोकस करके रख सकें। और इसी स्टोरी के एंड में इस बात को भी स्टैब्लिश कर दिया गया था कि अब जैसा कि सारी की सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं, सारे के सारे कैंग मर चुके हैं, तो अब ये बात श्योर नहीं है कि हमारा यानी कैंग द कॉन्करर जो है वो फ्यूचर में जाके इमोर्टस ही बनेगा। तो ये चीज़ मार्वल ने बहुत अच्छी स्टैब्लिश करवाई थी अपने कॉमिक्स के अंदर, जिसके जरिए अब हमें पता था कि ज़रूरी नहीं है कि ये गैंग जो है इमोर्टस आगे जाके फ्यूचर में बनेगा। अब ये भी हो सकता है कि वो कभी इमोर्टस ना ही बने, और इमोर्टस हमेशा यही कोशिश करता रहेगा कि कैंग द कॉन्करर हमेशा उसके जैसा बने, ताकि इन दी एंड वो फ्यूचर के अंदर सारे के सारे टाइम स्पेस के ऊपर राज करे और उसको हराने वाला कोई ना हो। तो इसके बाद हमारे पास नथानियल रिचर्ड्स का एक और वर्जन आता है जो कि दरअसल आयरन लैड का है।
तो इसकी स्टोरी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी और जो मुझे फेवरेट लगती है अपने पूरे के पूरे कैंग के स्टोरी लाइंस के अंदर, और वो ये है कि जब कैंग द कॉन्करर तकरीबन 16 साल का था और अपने स्कूल के अंदर पढ़ा करता था, तो उसको स्कूल के टाइम पे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बुली करने की कोशिश करी थी और उस फाइट के दौरान उसका जो है गला कट गया था, जिसकी वजह से तकरीबन वो 1 साल तक जो है कोमा के अंदर था और उसकी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त जो था वो जाया हो गया था। तो इस चीज को दोबारा ना होने से हम देखते हैं कि दरअसल फ्यूचर का जो नैथानियल रिचर्ड्स होता है यानी कैंग द कॉन्करर वाला, वो अपनी पास्ट वाली सेल्फ के पास आके उसको सारी की सारी बातें बताता है और उनको इस बुली से बचाता है और कहता है कि जिस टाइम पे तुम्हारा ये एक्सीडेंट होगा, यानी कि जो मेरे साथ हो चुका है, उस वक्त हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होंगे और वो जो है बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और हमारे ऊपर मुश्किलें आती रहेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज मैं सह चुका हूँ वो तुम भी सहो और तुम्हारी जिंदगी का जो ये कीमती साल है ये जाया हो जाए और तुम अपने पाथ के ऊपर जल्द से जल्द फॉलो करते हुए कैंग द कॉन्करर बन जाओ। तो मतलब ये वही चीज हो रही है जो कि इमोर्टस कैंग को अपने जैसा बनाना चाहता था, तो अब कैंग जो है अपने पास्ट वाली सेल्फ के पास जाके उसको कैंग द कॉन्करर बनाने के लिए उसके ऑब्स्टिकल्स को हटा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल टीनेज नैथानियल रिचर्ड्स जो होता है, जब उसको इस बारे में पता चलता है कि कैंग द कॉन्करर एक विलन है जो कि एवेंजर्स से मुकाबला करता रहता है, तो नैथानियल रिचर्ड्स जो कि टीनेजर है वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी नजर में एवेंजर्स जो है वो अर्थ माइटीएस्ट हीरोज हैं और वो एक बहुत ही बड़े लेजेंड्स हैं, और वो इस बात का फैसला करता है कि वो कभी भी जिंदगी में कैंग द कॉन्करर नहीं बनेगा। और हम देखते हैं कि वो वहां से कैंग द कॉन्करर वाला ही आर्मर चुराता है, उसका टाइम प्लेटफॉर्म चुरा के वो जो है ट्रैवल करता हुआ अपनी 20th सेंचुरी के अंदर आ जाता है, जब एवेंजर्स जो है वहां पे मौजूद होते हैं। लेकिन हम देखें जब यहाँ पे टीनेज नैथानियल जो है ट्रैवल करके हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर आता है 20th सेंचुरी के अंदर, तो वो देखता है कि यहाँ पे एवेंजर्स की टीम तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है कॉमिक्स के अंदर एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड का इवेंट हुआ था और एवेंजर्स की टीम जो है वो डिसबैंड हो चुकी थी। नैथानियल जो है पहले टोनी स्टार्क और दूसरे एवेंजर्स से जाके बात करने की कोशिश करता है उनको समझाने के लिए, लेकिन वो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है नैथानियल रिचर्ड्स उसी वक्त के विजन की बॉडी को जाके एक्टिवेट करता है जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी एवेंजर डिसअसेंबल्ड के इवेंट्स के अंदर, और उसको उसकी प्रोग्रामिंग को चेक करने के बाद पता चलता है कि जिसके अंदर एक फेल सेफ प्रोटोकॉल मौजूद है जिसका नाम है यंग एवेंजर्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि कॉमिक्स के अंदर बेसिकली यंग एवेंजर्स की टीम बनती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे नैथानियल जो है वो खुद आयरन लैड बनता है, जिसके पास कैंग द कॉन्करर का फ्यूचर वाला आर्मर मौजूद होता है। इसके अलावा वो केट बिशप को अपनी टीम के अंदर लेता है जो कि हॉकाई का रोल प्ले करती है। यहाँ पे एलाइजा ब्रैडले जो कि पेट्रियट होता है, यहाँ पे हल्कलिंग मौजूद होता है, विकेन मौजूद होता है जो कि उस वक्त टीम के अंदर एसगार्डियन के नाम से जाना जाता था, और एंटमैन की बेटी केसी लैंग यहाँ पे मौजूद होती है जो कि स्ट्रेचर का रोल प्ले करती है। तो इसी तरह सबसे पहले कॉमिक्स के अंदर जो यंग एवेंजर्स की टीम बनती है, और देखा जाए तो इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर ही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन लैड जैसा कि यहाँ पे भाग रहा होता है कैंग द कॉन्करर से और एवेंजर्स की टीम को बना तो लेता है, लेकिन कैंग द कॉन्करर अपनी इस पास वाली सेल्फ को ढूंढते ढूंढते इस टाइमलाइन के अंदर आ पहुंचता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके बीच जबरदस्त किस्म का मुकाबला होता है जहाँ पे आयरन मैन टोनी स्टार्क भी इनकी मदद करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये लोग रियलाइज करते हैं इस बात को कि अगर आयरन लैड जो है अपने पाथ के ऊपर नहीं चलेगा, वो कैंग द कॉन्करर नहीं बनेगा, तो उसके जरिए पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो जाएगी। और हम देखते हैं कि उस वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे एवेंजर्स मौजूद नहीं होंगे और ये दुनिया जो है एक तरह की रूइन बन जाएगी। तो आयरन लैड इस बात का फैसला करता है कि अगर उसको दुनिया को सेफ रखना है तो उसको कैंग के साथ जाना ही होगा और कैंग द कॉन्करर बनना ही होगा। तो इसी तरह आयरन लैड जो है वो कैंग के साथ वापसी चले जाता है, जिससे पूरी की पूरी दुनिया ठीक हो जाती है और वो फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर बनने की तैयारी कर रहा होता है। तो मतलब ये हमारी वही टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी है कि आप जो है ट्रैवल करके टाइम में पीछे आने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं, क्योंकि अगर आप उन चीजों को बदलना चाहेंगे तो उसके इफेक्ट इतने ज्यादा खतरनाक होंगे कि आप एक विलन बनना ही ज्यादा पसंद करेंगे। तो मेरे हिसाब से कैंग द कॉन्करर की सारी हिस्ट्री के अंदर जो इसका आयरन लैड वाला जो मूवमेंट है, जो इसकी स्टोरी है, ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। अगर हम विक्टर टाइमली की बात करें तो वो बेसिकली कैंग का ही एक डाइवर्जेंट वर्जन था जो कि अपने आप को जो है विक्टर टाइमली के नाम से बुलाया करता था, और वो 1921 के अंदर विस्कॉन्सिन की सिटी के अंदर आ गया, जहां पे उसने अपना पूरा का पूरा बेस बनाया, एक तरह की इंडस्ट्री कायम करी जो कि टाइमली इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती थी। और उसने जो है वहाँ पे फिनियस हॉटन की जो है काफी ज्यादा मदद करी, और उनको क्योंकि वो फ्यूचर से आया था तो काफी अलग अलग आइडियाज दिए ये टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के हवाले से। और फिनियस हॉटन वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स के अंदर ह्यूमन टॉर्च को बनाया था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा कभी अपनी किसी वीडियो के अंदर कि ये जो ह्यूमन टॉर्च है जो कि 1900 के अंदर बना था, ये हमारा फैंटास्टिक फोर वाला नहीं है, बल्कि ये मार्वल कॉमिक्स का यानी कि पब्लिकेशन के हिसाब से जो सबसे पहला हीरो है वो ह्यूमन टॉर्च है, और इसके बाद जो दूसरा हीरो था वो नेमोर था। तो हमें दरअसल ये बताया जा रहा है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो पहला हीरो हमने देखा था ह्यूमन टॉर्च, जिसको साइंटिस्ट फिनियस ने बनाया था, उसके पीछे भी कैंग द कॉन्करर का ही हाथ था, क्योंकि वो खुद पास्ट में गया था और अपनी विक्टर टाइमली वाली फॉर्म के अंदर मौजूद था, और उसने ही डॉक्टर फिनियस को ये सारे के सारे आइडियाज दिए थे रोबोटिक्स के हवाले से, जिसके जरिए वो ह्यूमन टॉर्च को बना सके। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो है कैंग द कॉन्करर के जो मेन वर्जन्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट वर्जन्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जब भी टाइम के अंदर जंप करता है तो अपने एक ऑल्टरनेट वर्जन क्रिएट कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कैंग द कॉन्करर एक ऐसी चीज है जो कि इन्फिनाइट है, और इसको एक वीडियो में कवर करना या किसी को समझाना ये बहुत ही मुश्किल काम है।
लेकिन आई होप कि मैंने अभी तक जितने आपको वर्जन समझाए कैंग के वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम कैंग द कॉन्करर की पूरी पब्लिकेशन की बात करें तो उसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट इवेंट आता है वो तब आता है जब उसकी लाइफ में रमोना रेंसलेयर आती है। जी हाँ, ये वही रमोना रेंसलेयर है जिसको हम लोकी सीरीज के अंदर देख रहे हैं, जो कि इस वक्त जज बनी हुई है। तो रमोना रेंसलेयर जो है दरअसल कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट होती है, जो कि उसी 41st सेंचुरी के अंदर मौजूद होती है जब उसने सारे के सारे प्लेनेट अर्थ को कॉन्क्योर करा था। और वो वहाँ पे जो है एक किंगडम की जो है प्रिंसेस होती है, और क्योंकि कैंग द कॉन्करर को वो बहुत ज्यादा पसंद होती है तो वो उस किंगडम को कॉन्क्योर नहीं करता है और वो वहाँ पे उसके बाप को जो है उस पूरे किंगडम को चलाने देता है। लेकिन हम देखते हैं कि रमोना रेंसलेयर जो है सबसे पहले जो है कैंग द कॉन्करर जब उसको प्रपोज करता है तो वो उसे इनकार कर देती है। इस बात पर गुस्सा होकर कैंग द कॉन्करर पास्ट के अंदर एवेंजर्स को अपनी टाइमलाइन के अंदर लेकर आता है और उनको रमोना के सामने हरा के दिखाता है कि वो जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो जो है रमोना रेंसलेयर उसके लिए मान जाए। इस सब के बीच हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर इस वक्त जो है एवेंजर्स को हरा देता है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन उनको नहीं मारता है। और इस बात को जो उसका एक कमांडर होता है वो उसको एक तरह की वीकनेस समझता है और वो कैंग के खिलाफ हो जाता है। और इसी तरह देखते हैं कि वो यहाँ पे कैंग को जो है एक ब्लास्ट के जरिए मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो है रमोना उसके बीच में आ जाती है और वो ब्लास्ट उसको लग जाता है और इस तरह वहाँ पे रमोना की जान चले जाती है। लेकिन एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर वहाँ पे रमोना बच भी जाती है और कैंग जो कॉन्करर जो है उसी वाली रमोना को अपने पास लेकर आ जाता है। मतलब इसके ऊपर हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लीजिए कॉन्करर की लव इंटरेस्ट जो है वो रमोना रेंसलेयर है और लोकी सीरीज में वो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में नजर आ रही है जहाँ पे वो TVA की जज बनी हुई है। अब अगर हम TVA का जिक्र निकला ही है तो मैं आपको बताना चलूं कि जो कैंग द कॉन्करर और TVA का रिलेशन है वो दरअसल कैंग के साथ नहीं बल्कि इमोर्टस के साथ हो जाए, जो कि उसकी फ्यूचर फॉर्म है। तो क्योंकि इमोर्टस जो है वो दरअसल सारे के सारे टाइम का मास्टर बन चुका था, तो तब जाके TVA जो है उसको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है सारी की सारी टाइमलाइंस को चेक करने के अंदर, और वो एक तरह से उनका पार्टनर होता है। हमने वैसे काफी ज्यादा यहाँ पे जो है कैंग द कॉन्करर के ओरिजिन के हवाले से उसके ऑल्टरनेट वर्जन के ऊपर तो बात कर ली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं उसकी सुपर पावर्स के ऊपर। तो आपको ये बात सुन के काफी बड़ा शौक लगेगा कि यहाँ पे कैंग द कॉन्करर जो नथानियल रिचर्ड्स है उसके पास कोई भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं है। जी हाँ, उसके पास है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस माइंड है, उसको हिस्ट्री से प्यार है और वो जबरदस्त किस्म का फिजिसिस्ट है। इसके जरिए उसने टाइम ट्रेवल टेक को जो है इंजीनियर करा, उसके जरिए उसने टाइम ट्रेवल करा और उसी पूरे के पूरे टाइम ट्रेवल को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उसने अलग अलग एरास की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना सीखा और उनको जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। और एक तरह से देखा जाए तो कैंग द कॉन्करर के पास जो है जबरदस्त किस्म के वेपन्स हैं और उसके पास एक टाइम स्लिप नाम की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो किसी भी टाइमलाइन से किसी भी तरह का हथियार जो है कभी भी लेकर आ सकता है। एक तरह से देखा जाए तो वो अपने फ्यूचर के वेपन्स को कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है एवेंजर्स के खिलाफ, और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास कुछ भी नहीं है। बस हाँ, हमें इतना जरूर बताया जाता है कि कैंग द कॉन्करर की जो बॉडी है वो आम ह्यूमन से ज्यादा रेडिएशन झेल सकती है और शायद उसने इतना ज्यादा टाइम ट्रेवल वगैरह करा ही उसकी वजह से हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी वेपनरी की बात करें तो उसकी वेपनरी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पे इसके पास जबरदस्त किस्म की फोर्स फील्ड्स मौजूद हैं। ये कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। आई मीन टू से इसके लिए टाइम ट्रेवल करना इतना ज्यादा आसान है जिस तरह हम लोग कमरे का दरवाजा खोल के दूसरे कमरे के अंदर जाते हैं। और कैंग द कॉन्करर की सबसे बड़ी पावर यही है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और उसको पता है कि किस तरह से इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है कैंग द कॉन्करर का कॉमिक्स के हवाले से बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया है और मुझे लग रहा है कि आप लोग अब तक बोर हो गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उसके MCU के बारे में। तो हमें कुछ महीने पहले ये बात पता चली थी कि MCU के अंदर कैंग द कॉन्करर जो अपना डेब्यू करने वाला है, जो हमें नजर आएगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर आएगा, जिसका वो मेन विलन होने वाला है और उसका रोल जो है वो जोनाथन मेजर्स प्ले करेंगे। तो जब मैंने इस न्यूज को सुना था कि MCU के अंदर एंटमैन की मूवी के अंदर कैंग द कॉन्करर को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एज अ मेन विलन, तो मैं थोड़ा सा सोच में जरूर पड़ गया था, क्योंकि कैंग द कॉन्करर जो है वो कभी भी एक एंटमैन विलन से तो कुछ ज्यादा ही रहा है। मतलब वो एक अवेंजर्स लेवल का थ्रेड है, वो एक थेनोस लेवल का थ्रेड है और वो फैंटास्टिक फोर के साथ बहुत ज्यादा करीब से जुड़ा हुआ है। और मैंने यही एक्सपेक्ट करा था कि कैंग द कॉन्करर को जो है फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना ज्यादा सही लगता है। लेकिन अब जाके ये सारी की सारी बातें मेक सेंस कर रही हैं कि उसको क्वांटममेनिया में क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, क्योंकि दरअसल एंटमैन एंड द वास्प जो है वो क्वांटम रेलम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। उसी के जरिए एंड गेम के अंदर टाइम ट्रेवल हुआ था और टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था। तो MCU के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंग द कॉन्करर जो है वो दरअसल क्वांटम रेलम के ऊपर ही रूल करता है, वो वहीं पे रहता है। जिस तरह से कॉमिक्स के अंदर इमोर्टस जो है जिसकी फ्यूचर फॉर्म है वो एक लिम्बो डायमेंशन के अंदर रहती है, जहाँ पे कोई भी टाइम जो है इफेक्ट नहीं करता है उसको, और वो सारे के सारे टाइम को इफेक्ट कर रहा होता है उस लिम्बो के अंदर बैठे बैठे। तो ये बात हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है एंटमैन के जरिए कि क्वांटम रेलम के अंदर जो है वो टाइम बहुत अलग बीतता है। बाहर की दुनिया में 5 साल बीत चुके हैं और वहां पे उसको सिर्फ ऐसा लगा कि 5 मिनट गुजरे हैं। तो ये बात साफ हो जाती है कि कैंग द कॉन्करर और क्वांटम रेलम का जो है कनेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। फिर अगर हम लोकी सीरीज के ऊपर बात करें जिसमें हमें TVA को दिखाया गया है, रमोना रेंसलेयर को दिखाया गया है, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को दिखाया गया है, नेक्सस इवेंट्स के बारे में बताया गया है और इस तरह से एक एक्सेस इवेंट क्रिएट होता है जिसके जरिए एक मल्टीवर्स क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक लोकी का एपिसोड 4 नहीं देखा है तो उसके हवाले से हम यहाँ पे कुछ स्पॉयलर्स को डिस्कस करेंगे।
तो जैसा कि हमने देखा था लोकी के एपिसोड 4 के अंदर कि हमें पता चलता है कि जो टीवी बनाई गई है टाइम कीपर्स के जरिए जो उसको सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और टाइमलाइंस के ऊपर नजर रख रहे हैं, दरअसल वो टाइम कीपर्स नकली हैं और वो सिर्फ रोबोट्स थे जिनको दिखा के यहाँ पे सारा का सारा काम किया जा रहा था। और इस पूरी की पूरी सिचुएशन में हमें ये बात पता चली कि रमोना रेंसलेयर जो है इस सब के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा जानती है और यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ वेरिएंट्स हैं जिनको टीवीए ने कहीं ना कहीं से उठा के अपने एजेंट्स बना दिया है। तो अब यहाँ से जो है हमारे पास ये थ्योरी बहुत ज़्यादा सही होते हुए नजर आ रही है कि दरअसल यहाँ पे जो टीवी बनाई गई है वो सिर्फ एक छलावा है। जैसा कि लोकी ने अपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही बोला था कि ये एक इल्यूजन है कमजोरों की तरफ से सत्ता पाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे जो है दरअसल कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर ही है, जो कि जो है अब नहीं चाहता है कि यहाँ पे कोई भी एक ऑल्टरनेट रियलिटी बने या मल्टीवर्स बने। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कॉमिक्स के अंदर बताया कि कैंग जो है अपने सारे के सारे ऑल्टरनेट वर्जन्स को मार के वो सारी की सारी टाइमलाइंस को बंद कर देता है जहाँ पे वो और आगे बढ़ सकता था, ताकि इस पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर जो है सिर्फ एक ही कैंग रह सके, कैंग प्राइम, और वही हर चीज के ऊपर राज कर सके। तो उसी तरह हमारा वाला इस यूनिवर्स के अंदर यानी एमसीयू के अंदर जो कैंग है वो इमोर्टस बन चुका है, या फिर उसको पता है कि वो फ्यूचर में जाके इस टाइमलाइन के अंदर इमोर्टस बनेगा और वो सारे के सारे टाइम और स्पेस के ऊपर राज करेगा। तो अब वो नहीं चाहता है कि कोई और ऑल्टरनेट यूनिवर्स बने या फिर कोई और यहाँ पे कैंग का वर्जन आ जाए सामने जो कि उसके रूल को चुनौती दे सके। और वो ये चाहता है कि इन दी एंड वो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को कॉन्क्योर करे जो कि वो सिर्फ इसी टाइमलाइन के अंदर कर सकता है। और इसीलिए उसने ये सारा का सारा इल्यूजन क्रिएट करा है रमोना रेंसलेयर के साथ मिलके, क्योंकि रमोना जो है वो उसकी लव इंटरेस्ट है। और हो सकता है कि टीवीए के अंदर जब वो रमोना को भर्ती किया गया हो तो उस वक्त कैंग उसको ना जानता हो, बल्कि उसको भर्ती करने के बाद शायद उसको प्यार हुआ हो और उसके बाद उसको जज बनाया हो। लेकिन मैं आपको कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि दरअसल यहाँ पे टीवीए जो है टाइम वेरियंस अथॉरिटी, वो कॉमिक्स के अंदर देखा जाए तो एक एजेंसी है जो कि टाइम के ऊपर नजर रखती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू के अंदर वो कोई एजेंसी वगैरह नहीं है, बस वो एक छलावा है जो कि कैंग द कॉन्करर ने बनाया है और इस बात के ऊपर नजर रखने के लिए कि कोई ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट ना हो सके। तो इससे मैं आपको बताना चलूँ कि ये बात साफ हो जाती है कि एमसीयू के अंदर अभी जो है मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। हम जैसा कि समझ रहे थे कि एंड गेम के अंदर जो टाइम ट्रेवल किया गया है वो एक मल्टीवर्स क्रिएट हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है मल्टीवर्स अभी तक क्रिएट नहीं हुई है और एमसीयू के अंदर अब तक जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं वो एक सिंगुलर यूनिवर्स के अंदर ही देखी है। और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोकी के इवेंट्स के जरिए मल्टीवर्स क्रिएट होगी और फिर जाके कैंग द कॉन्करर जो है वो हमारे सामने आएगा एज अ मेन विलन, जो हो सकता है जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि कैंग द कॉन्करर जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर भी एक मेन रोल प्ले करेगा और उसके बाद जाके जो है वो एंड मैन एंड द वास्प के अंदर जो है एक मेन विलन का रोल प्ले करेगा, जहाँ पे एंड मैन क्वांटम रेल्म के अंदर जाके उससे निपटेंगे। अब अगर हम टीवीए के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि हमने क्वांटम रेल्म के अंदर एंटमैन एंड द वास्प के अंदर एक सिटी को देखा था जो कि बहुत छोटी सी थी। अब हो सकता है कि ये सिटी कुछ और नहीं बल्कि ये वही टीवीए हो जहाँ पे सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो इन सारी की सारी चीजों को देख के जिसमें कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा हूँ वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपके साथ शेयर करा कि कॉमिक्स के अंदर कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर बहुत ही पेचीदा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है और उसको समझना इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद एमसीयू के अंदर भी वो इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाने वाले हैं, जिसके जरिए हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर ये टीवीए वाले सारे चक्कर के अंदर कैंग द कॉन्करर को ही एज अ मेन विलन इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सबके पीछे वही है, तो वाकई में ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ही जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी है और हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो। लेकिन ओवरऑल मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि गैंग द कॉन्करर अब बहुत जल्द एमसीयू के अंदर आने ही वाला है और जब वो आएगा तो उसका अपीयरेंस बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा और हमें एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी लाइन तो मिलने ही वाली है। और इसी के जरिए अब हम जो है बहुत जल्द जो है यंग एवेंजर्स की टीम को भी इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे, क्योंकि जब गैंग द कॉन्करर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो आयरन लेड को इंट्रोड्यूस करवाना वो ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और यंग एवेंजर्स की टीम के कुछ मेंबर्स तो ऑलरेडी एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करते ही हैं, जिसके अंदर मैं पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ यंग एवेंजर्स इन एमसीयू, उसको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं जानता हूं कि यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन चुकी है, लेकिन कैंग द कॉन्करर की जो हिस्ट्री है कॉमिक्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा है और मैं सच कहूं तो मैंने अभी उसकी हिस्ट्री का सिर्फ 10 या 20% ही आपके साथ शेयर करा है, जिसके जरिए आपको कैंग द कॉन्करर, उसकी दूसरी पर्सनैलिटीज़ यानी कि रामा टर्ड, विक्टर टाइमली, सिल्वर सेंचुरियन, इमोर्टस, आयरन लेड, इन सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ का एक जनरल आइडिया मिल गया हुआ कि ये पर्सनैलिटीज़ किस तरह से बनी है और ये किस तरह से एमसीयू के अंदर नजर आ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक हिस्ट्री वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो कि मैंने आपके साथ छेड़ी नहीं है और ये आपके मैंने अच्छे के लिए ही किया है, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो वो आप हजम नहीं कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैंग द कॉन्करर के हवाले से, एमसीयू के अंदर टाइम ट्रेवल किस तरह से होता है, मल्टीवर्स का किस तरह से काम करती है। वैसे मैं मल्टीवर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसको आप न्यू ईयर यूनिवर्स की सेकंड एपिसोड के अंदर चेक कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसकी रिसर्च करना वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं था।
और कैंग की वीडियो बनाते बनाते मेरा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो चुका है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर समझ में आ गया है, और अगर इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बिल्कुल पूछ लेना। मुझसे जो हो सकेगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आज की वीडियो देख के थोड़ा सा भी मजा आया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसको फौरन से दबाओ और सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इस तरह से मार्वल कॉमिक्स की मिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज, कॉस्मिक एंटिटीज, कल्चर्स, इटर्नल्स और दूसरी चीजों के ऊपर बात करते ही रहते हैं। और इसके साथ साथ हम डेली बेसिस में मार्वल कॉमिक्स को अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जो कि हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने 2000 से करी थी और अब हम 2000 से लेके 2010 तक के सारे इवेंट्स को कवर कर चुके हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो अगर आप मार्वल कॉमिक्स का डेली डोज लेना चाहते हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस पूरे के पूरे चैनल का हिस्सा बन जाइए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और ऑसम वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।